हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का रॉयल लंदन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और केंट के बीच में। तो आखिरी मैच डे की बात करें तो बारिश ने बिल्कुल ही मूड का कचरा करके रख दिया था। कुछ मैचेस अच्छा शुरू तो हुआ था, लेकिन वहीं पे ख़त्म। और पता नहीं क्या होता ससेस वाले मैच में जो हो रहा था काफ़ी देर तक, तो लेकिन वो भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो 4 मैचेस जो हुए थे, एक भी मैच का रिज़ल्ट आ नहीं पाया था। और अभी ये चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कल भी कई जगहों पे बारिश के आसार हैं, पर ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे रेन चांसेस दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है। लेकिन अभी ये सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो है कि जो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो भी ज़्यादा होता नहीं है, अब तो आप समझ ही सकते हैं। तो जितना अवेलेबल है उनको लेकर थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और उस बेसिस पे हम टीम बना सकते हैं। अगर मैच हो तो वो टीम हम कुछ बनाएं, और अगर नहीं हो तो जैसा हम कर रहे हैं आखिरी 1-2 मैच डे से, वैसा ही करके रहना पड़ेगा। मैच का वेट करो, उसके बाद बारिश देखो, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो, उसके बाद सो जाओ, बस यही है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड में, जहाँ पे एसेक्स ने अपने आखिरी 2 मैचेस खेल के रखे हैं, और आखिरी मैच पर वॉचेस्टर शायर से बहुत ही बुरी तरीके से एसेक्स को हारना पड़ा है। ठीक है, केंट का भी हालत बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही होगा। आखिरी मैच उनका ससेक्स के अगेंस्ट में था, जहाँ पर अपर हैंड उनका रहा है, या आप कह सकते हैं ऑन पेपर वो स्ट्रॉन्ग टीम थे। स्टार्ट भी उनका ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन बारिश ने उनको भी निराश करके रखा हुआ था। तो दोनों ही टीमों को अभी केंट का डिस्पर्सी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक उनको कोई पॉइंट नहीं मिला है विन का। एसिक्स का स्टार्ट जो है अच्छा रहा था, उन्होंने पहले 2 मैचेस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत हासिल करे थे, लेकिन उसके बाद एक अलार्म उनको मिला है वॉचेस्टर की तरफ से। तो अभी उनको डिस्परेट होना पड़ेगा, और यहाँ से जो इजी पॉइंट मिल सकता है वो हासिल करके रहना पड़ेगा। ठीक है, वेदर की तो मैंने बात बता दी है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो एसेक्स यहाँ पे 3-1 से आगे चल रही है। केंट का बैटिंग इस फिक्चर में उतना अच्छा नहीं हुआ है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से किसी के नाम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जिनका नाम आपको मिलेगा, जिनके बदौलत एक मैच जो है जीत दर्ज करा था केंट वालों ने, वो भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सब इसे छोड़ देते हैं, ये ग्राउंड के रिकॉर्ड्स वगैरह, ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, ये भी छोड़ देते हैं, और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम 2016 से। देखिए, परफॉर्मर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे उनको थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करते हैं ना। तो केंट ने यहाँ पर बना था 285। आपको क्वीन दिख जाएंगे, जो फिलहाल केंट के स्क्वाड में हैं, और खिलाया जाएगा या नहीं दिखाया जाता है, अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है इनके साथ। अच्छा, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक दोनों ही टीमों का कोई स्क्वाड का अता पता नहीं है, तो मैं यही सोच के ही बना रहा हूँ कि पिछले मैच का ही स्क्वाड जो है वो रहेगा। अगर कोई अपडेट वगैरह होता है तो वो टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। सामने रांडे डोस्काटे, जो अभी भी ज़्यादा तो बॉलिंग नहीं कराते हैं। अभी इनका रोल बहुत बदल चुका है। 2-3 साल पहले तक भी इनको प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह यूज़ किया जाता था। नंबर 4-5 तक बैटिंग मिल जाती थी, 7-8 ओवर की बॉलिंग कहीं नहीं जाती थी, लेकिन अभी बॉलिंग भी 3 से 4 ओवर मैक्सिमम, और बैटिंग भी काफ़ी नीचे आते हैं वो। एसेक्स ने यहाँ पर चेस कर लिया था, काफ़ी अच्छी बैटिंग उनकी रही थी। करंट स्कोर में बस रांडे डोस्काटे आपको दिख जाएंगे, बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ स्टीवेंस का ही एक विकेट है जो बताने लायक है। ये मैच हुआ था चेम्सफोर्ड में, जहाँ पर आप एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देख रहे हैं। उसके बाद अगला मैच हुआ था कैंटरबरी में। एसेस का बैटिंग यहाँ पर भी काफ़ी डिसेंट रहा था, जहाँ पर एलिस्टर कुक, वेस्ली करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं। केंट की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। 11 ओवर का ही मैच हुआ था, वहाँ पर उन्होंने 3 विकेट खो दिए थे। एसेक्स ने वापस ही जैसे करा, और केंट का बैटिंग यहाँ पर उतना अच्छा नहीं रहा था। ये मैच हुआ था उनके ही घर पर कैंटरबरी में। तो लगातार दूसरा मैच एसेक्स यहाँ पर जीत रही है। तीसरा मैच जो हुआ था वो हुआ था चेम्सफोर्ड में। एसेस की बैटिंग तीसरी बार लगातार यहाँ पर अच्छा कर रही है। इस बार लॉरेंस थे, जो कि ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है। स्टीवेंस का एक विकेट। केंट का बैटिंग वापस से यहाँ पर खराब हुआ, कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से रांडे डोस्काटे, कुछ नाम इनके आ रहे हैं, ऑफकोर्स ये पुराने प्लेयर हैं, खेले हैं काफ़ी मैचेस, लेकिन रोल इनका बदल चुका है, तो यही एक दिक्कत वाली बात है। 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। एसेक्स ने यहाँ पर काफ़ी लंबे मार्जिन से जीत हासिल करा था। और आखिरी जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में वो हुआ था बेकनहैम में 2019 में। एसेक्स की बैटिंग यहाँ पर भी डिसेंट रही थी, आप कह सकते हैं। एलिस्टर कुक का नाम इस फिक्चर में दूसरी बार आ रहा है, साथ में वेस्ली, इनका भी नाम दूसरी बार आया है। और मिलनेस के यहाँ पर 3 विकेट थे, साथ में ये कुछ बॉलर्स थे, इनमें से पॉडमोर अवेलेबल हो सकते हैं, देखना होगा खिलाया जाता है या नहीं। इनके 2-2 का विकेट से केंट की बैटिंग यहाँ पर डिसेंट रही थी, जिसको लीड किया था डैनियल बेल ड्रमंड और क्रॉली ने। और ये पहली बार हो रहा है जहाँ पर केंट का बैटिंग अच्छा हुआ है, और करंट सिस्टम में जो है केंट के, उनमें से कोई प्लेयर अवेलेबल है, लेकिन इवन ये दोनों भी अभी इस मोमेंट पे स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, और हार्मर का एक विकेट था।
ठीक है। तो जेम्स फर्ड की हमें 2 मैच देखने को मिले हैं, और अगर हम दोनों मैच में सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करें तो एसएस की बैटिंग दोनों ही मैच में अच्छी रही थी। केंट का बैटिंग एक मैच में ठीक ठाक आप कह सकते हैं, 285 का स्कोर उन्होंने बनाया था, और एक मैच में काफ़ी बुरा 184 पर वो निपट गए थे। बाकी ओवरऑल यहाँ पे एसएक्स ही डोमिनेटिंग रही है, कंसिस्टेंट उनका ही हमें परफॉर्मेंस दिख रहा है, जिसमें जो हारे भी है वहाँ पर भी उनकी बैटिंग अच्छी रही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो केंट 1-2 बार उनका बैटिंग कोलैप्स हो चुका है, और 2 मैच में उनकी बैटिंग अच्छी रही है। समराइजेशन पे कुछ यहाँ पर बताने के लिए ऑफकोर्स नहीं है। इस ग्राउंड के बारे में बात करें तो जो लास्ट मैच एसएस का हुआ था, सेकंड लास्ट मैच जो हुआ था उनका मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में, वो मैच हमने कवर करा हुआ था। तो काफ़ी चीज़ें हमने बताई हुई हैं कि इस ग्राउंड पे क्या क्या होता है, और वाइटलिटी प्लस में जो एक्सपीरियंस हमने होल्ड करके रखा था इस ग्राउंड का, उसका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें 50 ओवर में देखने को नहीं मिलता है। तो वो चीज़ हमने काफ़ी हद तक फॉलो होते हुए भी देखा हुआ है। अभी अगर मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ तो पिछले सीजन के जो मैचेस हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस सीजन के 2 मैचेस उसको भी देखेंगे। तो देखो क्या हुआ था, मिडिलसेक्स और एसएस का मैच हुआ था, ये 366 जहाँ पे बना था, 328 बनाया था मिडिलसेक्स ने, 18 विकेट गिरे थे, लेकिन रन्स बना था बहुत ज़्यादा, मतलब 700 के आसपास रन्स यहाँ पे बन गए थे। बाकी करंट प्लेयर्स में से आपको पोर्टर जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं इस सीज़न में, तो वो तो अवेलेबल है नहीं। बाकी वेस्ली और रैंटर रुस्काटे दिख जाते हैं। रैंटर रुस्काटे हिस्टोरिकली काफ़ी फिक्चरों में काफ़ी जगह पे इनका नाम को दिख जाता है, लेकिन अभी इनका रोल क्योंकि बदल चुका है तो इंपॉर्टेंस भी थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर्स जो थे, नेथन साउटर एक झटके में ही इन्होंने यहाँ पर 6 विकेट निकाला था। अगला मैच वापस से एसएस की बैटिंग यहाँ पर डिसेंट रही है, 341, ठीक है। रैंटर रुस्काटे वापस आपको दिख रहे हैं, वेस्ली वापस दिख रहे हैं। पेसर्स का अपोनेंट है हैम्पशायर, यहाँ पर 230 पर निपट गई थी, और इस तरह ये जो हैम्पशायर की टीम थी ये पिछले सीजन की फाइनलिस्ट थी, याद रखना। तो उतना इजी था नहीं इनके अगेंस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना, जहाँ पर लॉरेंस रहे हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, और कोई अवेलेबल नहीं है। बैटिंग से भी बॉलिंग से भी एसएस ने डोमिनेट करा था। तीसरा मैच यहाँ पर भी एसएस की बैटिंग अच्छी रही थी, 283 उन्होंने बनाया था। आपको एलिस्टर कुक दिख जाते हैं। एलिस्टर कुक का एक जो देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा मैचेस तो चलिए खेलते नहीं हैं, जनरली अपने कंसंट्रेशन को 4 डे मैचेस में ही रखते हैं, और वो भी उनको पता ही है कि ये टाइम पास के लिए खेलते हैं, क्योंकि और कुछ मतलब पाना नहीं है उनको क्रिकेट से, उनको जितना मिलना था उन्होंने पा लिया है। अभी क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो इनको खिलाया जा रहा है, नहीं तो ये भी कोई मतलब इमरजेंसी वाले प्लेयर नहीं है कि रखना ही पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब भी हो, देखा गया है कि इस ग्राउंड पे कंपैरेटिवली बेटर करते हैं। अगर मैं 4 डे मैचेस की बात करूं या फिर यहाँ पे भी बात करूं तो कुछ मैचों में उन्होंने रन बना के रखा हुआ है, कंसिस्टेंटली शायद नहीं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर वो रन बनाते हैं, ऐसा देखा गया है। चाहे वो 50 के ऊपर वाला स्कोर हो या उसके नीचे वाला स्कोर हो, लेकिन रन बनाते हैं। साथ वेस्ली वो तो है ही जो कि मोस्ट हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाते हैं। सदर्स के अगेंस्ट यहाँ पर मैच हुआ था जो उन्होंने चेस कर भी लिया था, थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन चेस हो गया था, देख सकते हैं। मतलब रन्स तो यहाँ पर बन रहे हैं जिसके आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी विकेट टेकर्स में रैंटर रुस्काटे का नाम है। और जो आखिरी मैच हुआ था यहाँ पर भी हमें रन्स बनते हुए दिख रहे हैं, 293। हालांकि कोई उस तरह से अवेलेबल तो नहीं है बताने लायक। ग्लॉस्टरशायर ने चेस कर लिया था, जहाँ पर हार्मर और वेस्टी के विकेट्स हैं। तो पिछले एडिशन के जो 4 मैचेस आपने देखे हैं, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर यहाँ पर हो रहे हैं, मतलब 280 290 के ऊपर रन बन रहे हैं। मतलब पहला वाला जो मैच था वहाँ पर तो 700 के करीब रन भी बन गया था। तो रन्स यहाँ पे काफ़ी बनते हैं, जो आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी बॉलरों में से पेसर्स का ही होता है, ज़्यादा कुछ स्पिनर्स का हमें देखने को नहीं मिला है। एक ही मैच में जो थे नेथन साउटर लेग स्पिनर, उन्होंने यहाँ पर 1 विकेट निकाला हुआ था। इस दिन के 2 मैचेस को अगर हम रिवाइंड कर लें तो मिडिलसेक्स के अगेंस्ट मैच हुआ था। मिडिलसेक्स आपको पता ही होगा कि काफ़ी टूटी फूटी टीम यहाँ पर रही है, और अभी तक भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। 212 ओवर निपट गए थे। करंट स्कोर में बस से हार्मर रैंटर सभी करंट स्कोर में ही है। ये इस सीजन का मैच है। स्नेडर जो बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखते हैं, 3 विकेट। साथ में वेस्ली, वाल्टर, पॉटर, इनके सबके खाते में एक करके विकेट रहा है। और एसएस ने भी बहुत ही ज़्यादा इजीली चेस कर लिया था, और ये तो समझ में फिर से आ रहा है कि रन यहाँ बनाए जा सकते हैं। मिडिलसेक्स नहीं बना पाई, वो तो क्या हुआ, 11 ओवर हाथ में थे, 9 विकेट हाथ में था, और उन्होंने इजीली चेस कर लिया। कुक और वेस्ली ने यहाँ पर रन बनाया था। और दूसरा जो मैच हुआ था वॉर्चेस्टरशायर के अगेंस्ट में, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था, और प्रेशर में आ गई थी इसकी बैटिंग, और कोलैप्स वो हो गए थे 156 पर। तो ये बड़े रन का ही प्रेशर था, जैसा ही हम सोच सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम ने रन तो बनाया था। हालांकि उनके दोनों ओपनर्स के बाहर उतना उस तरह से खास कुछ बना नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी 300 ओवर बने थे। हार्मर लगातार यहाँ पर विकेट्स निकाले जा रहे हैं, चाहे कैसे भी हो। विकेट्स तो हैं, एलिसन वगैरह के विकेट्स रहे हैं, और कुक लगातार आपको दिख रहे हैं कि इस फिक्चर में, इस ग्राउंड पे मैं कहूँगा कि कुछ रन्स बनाते जा रहे हैं। वीटर के रन्स भी थे और पेसर्स का अपर हैंड। तो जो चीज़ नोटिस करने वाली है कि रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में तो रन बन रहा है। बाकी अभी सामने वाली टीम कितना क्या प्रेशर ले पाती है, उतना बड़ा टोटल सामने देखने के बाद वो अलग बात है, जो कि एसएस नहीं ले पाई थी। लेकिन ये भी हमने देखा है कि 280 290 तक तो स्कोर यहाँ पर चेस भी हो जाता है, ठीक है। जो बिल्कुल पहला मैच था पिछले एडिशन का, वहाँ पर हमने 700 के आसपास रन बनते हुए देखे थे, दोनों इनिंग्स मिलाकर। तो रन्स यहाँ पे काफ़ी बन सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बता सकते थे ग्राउंड से रिलेटेड। हेड टू हेड की चीज़ें भी जितना था मैंने आपको दिखाया है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना था मैंने आपको दिखाया है। अभी अगर हम बात करें इंडिविजुअल परफॉर्मर्स के बारे में तो वैसे जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, उनका नाम है एडम विथर। पिछले मैच में भी काफ़ी लोगों ने इनको अंडरएस्टिमेट करके रखा हुआ था, लेकिन इस ग्राउंड पर जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने अच्छा करा है। ठीक है, 5 में से 3 मैच में 50+ स्कोर इनका है, आप जैसे देख सकते हैं। ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग होती है और क्योंकि हाई स्कोरिंग एनकाउंटर भी होता है इस ग्राउंड पे, तो ज़्यादा ढंग से बैटिंग इनको मिलती नहीं है। लेकिन और क्योंकि इस तरह के फॉर्मेट में वो काफ़ी नीचे भी बैटिंग करने आते हैं, लेकिन जब भी मिलता है बैटिंग जो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। बॉलिंग पे पोर्टर का नाम था जो हमने आखिरी वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो ये है सारे रिकॉर्ड्स के मामले में जितने सारे बताना लायक था, सारी पुरानी चीज़ें। अभी अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हम उम्मीद रख सकते हैं। आखिरी मैच में हमने जो नोटिस करा था कि हैरी फिंच को नंबर 3 पे भेजा गया था। अभी देखिए हैरी फिंच जो है ये पहले खेलते थे ससेक्स के होकर, ठीक है, और पिछले सीज़न का भी एक मैच हमने देखा जहाँ पर ससेक्स बनाम एसेस का मैच हुआ था, वहाँ पर भी वो खेले थे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है कि हैरी फिंच को मैंने आखिरी 4 सीज़नों में जो खेलते हुए देखा है ससेक्स के होकर एसेस के अगेंस्ट में, चारों ही बार वो एक ही तरह के बॉलर के अगेंस्ट में आउट हुए हैं और वो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, एक बॉलर खेलते थे एसएस की टीम में असार जायदी नाम के, तो उनके अगेंस्ट में हर बार, मतलब एक आध बार नहीं, हर बार ही वो उस तरह के बॉलर के अगेंस्ट में आउट हुए हैं। अभी क्या है कि एसएस की टीम में असार जायदी नहीं खेलते हैं, लेकिन उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो है वो है आरन निज्जार। और ये जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का जो फैक्टर है ये अभी भी अवेलेबल है। अभी देखना ये पड़ेगा कि असार जायदी जो करके आए हैं ओवर द सीजन्स अगेंस्ट हैरी फिंच, तंग करके रखा है उन्होंने, और मेरे ख्याल से 150 उन्होंने बना के रखा है फिर भी, लेकिन उसके बाद हर मैच पे मतलब 10 के नीचे उनका खाता बंद हुआ है और एक ही बॉलर ने विकेट निकाला था, वो है सरजाई थी। अभी देखना ये पड़ेगा कि आरन निज्जारी वो काम कर पाते हैं या नहीं। नहीं तो देखिए हैरी फिंच अच्छे फॉर्म पर रहे हैं अभी तक, जितने मैचेस में जितना उनको मौका मिला है, जब से केंट का जो आपको याद होगा वाइट रेड लास्ट के आखिरी 2 मैच में जो आइसोलेशन वाला सीन हुआ था, तब से इनको मौके मिले हैं और तब से इन्होंने लगातार रन बना के रखा हुआ है हर मैच में। फिर भी लोग इनको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं लोग। मतलब अगर आपने नोटिस करा होगा तो अगर आप अभी भी केंट के मैचेस खेलेंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कोई ओपोनेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जो हैरी फिंच को ड्रॉप कर रहे हैं। डिस्पाइट कोई नेगेटिविटी नहीं है इनके बारे में, अच्छा ही कर रहे हैं जितना मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी तो जो भी हो, हैरी फिंच को पिछले मैच में नंबर 3 पे भेजा गया था। बाकी अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर में देखिए ओली डोबिन्सन कीपिंग में आने के बाद से कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं। ये मैंने बताया भी हुआ था लास्ट जो मैच हमने कवर करा था केंट का सस के अगेंस्ट में, तो वही चीज़ आपने देखा, कुछ रन उन्होंने बनाए, लेकिन वही बात है कि 24-25 रन के लिए तो आप लोगे नहीं 50 ओवर क्रिकेट में। म्यू आई ने कुछ हद तक स्टार्ट लिया था, अभी इनके पास पोटेंशियल बहुत है, बहुत कुछ सुना जा रहा है, लेकिन अभी इनका पोटेंशियल को किस तरह से परफॉर्मेंस वो कन्वर्ट करेंगे, ये कब करेंगे, ये बताना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट उन्होंने दिया था और टेम्परामेंट भी थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं धीरे धीरे। अभी एज इनकी कम है, काफ़ी समय है इनके पास खुद को मैच्योर करने का। देखना पड़ेगा कि आगे वो क्या करते हैं। अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं स्पेशली हैरी फिंच का, क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, तो उनके जगह पर आप सोच भी सकते हो, और स्पेशली क्योंकि अब एक बैटिंग हैवी और हाई स्कोरिंग इनकाउंटर की आप उम्मीद रख रहे हैं, तो इसीलिए अभी तक तो कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं। वाइट रेड लास्ट में जो पहला मैच उनको खेलने का मौका मिला था वहाँ पर उन्होंने अच्छा करा था जब उनको कैप्टनसी का दारोमदार दिया गया था। उसके बाद से और उसके पहले से भी उनका फॉर्म का कोई अता पता नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं तो कंसिडर नहीं कर रहा इनिशियली मेरी टीम में। मुंशी अच्छा कर रहे हैं जितने मैचेस में उनको मौका मिला है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में काफ़ी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। इसके पहले जितने भी सीजन मैंने उनको खेलते हुए देखा है इंग्लिश डोमेस्टिक सर्किट में, मैंने उनको उतना अच्छा करते हुए नहीं देखा था जब वो ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हो तो मुंशी को ड्रॉप करने का कोई रीज़न मेरे पास नहीं है। नीचे आएंगे तो ओरियोर्दन, स्टीवार्ट, स्टीफेंस जैसे ऑप्शंस हैं जो जनरली ऑलराउंडर की तरह काम पे आ रहे हैं। अभी देखिए बॉलिंग वगैरह की बात करें तो हो सकता है स्टीवार्ट और स्टीवेंस को आप कंसिडर करें इस ग्राउंड पे, क्योंकि स्पिनर्स का उतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और ओरियोर्दन भी बॉलिंग से ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे मुझे केंट की बैटिंग जो है थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। एक प्लेयर है मुंशी, इनका कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इसके अलावा हर प्लेयर के ही बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ मुझे दिख रहा है जो मैं यहाँ पर नोटिफाई करवा सकता हूँ आपको। ठीक है, रॉबिन्सन का मैंने बता दिया, कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा ओपनिंग स्लॉट में। म्यू आई तो कोई उम्मीद रख भी नहीं रहा है अभी, अगर कोई वो परफॉर्म करते थे आउट ऑफ नोवेयर तो अलग बात है। कुन आउट ऑफ फॉर्म है, और फिंच का भी एक नेगेटिव चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम नीचे 3 ऑप्शंस को देखेंगे तो ये प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। हो सकता है कि आप उससे उम्मीद रखें कि कुछ रन बना के देंगे, थोड़ा बहुत बैट्समैनों को हेल्प कर देंगे, लेकिन आप डिपेंडेंसी इनसे नहीं रख सकते। और बाकी नीचे तीन तो बॉलर हैं जिनमें से कादरी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बात करें, अच्छा यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारी टीम में होंगे, लेकिन
मुंशी रहेंगे। फिंच अगर आप चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एक बॉलर के अगेंस्ट में उनका हिस्टोरिकली वीकनेस था तो अभी भी वही चीज़ बरकरार रहेगा, लेकिन एक वीकनेस है। बड़ी लीग में आप सोच सकते हो, छोटी लीग में मुझे लगता है रख सकते हो आप। अच्छा कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म पर हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, क्योंकि यही वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स से हैं इनकी टीम में। नीचे अगर हम आएंगे तो स्टीवन स्टीवार्ट, मार्कस ओडियोर्दन में से होंगे, जिनमें से मेरे पर्सनल तो मार्कस ओडियोर्दन है। लोअर डिविजन क्रिकेट में काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन अभी तक उतना खास कुछ इन्होंने करा नहीं है। ग्रांट स्टीवार्ट काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, इनको प्रॉपर्ली बॉलिंग भी मिल रही थी, जितना मैंने नोटिस करा पिछले मैच में क्रिटिकल सिचुएशन में बॉलिंग मिल रही थी इनको, विकेट भी निकाला था और बैटिंग हैंड इन तीनों से कंपैरेटिवली मुझे लगता है बेटर है और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं कंसिडर तो यही करूँगा कि ग्रांट स्टीवार्ट को आप रखें, बाकी परसेंटेज प्लेयर स्टीवेंस होंगे, तो इन चारों को आप रख सकते हैं। और बॉलरों में से गिलक्रिस्ट, कादरी, मिलनेस, ये तीन ऑप्शन हैं, जिनमें से ऑफकोर्स एनिडिया मिलनेस को ही कंसिडर करना चाहेंगे। बेटर फॉर्म पर है, बेटर स्टार्ट दे रहे हैं हमेशा ही। और उसके बाद अगर आप देना चाहते हैं तो गिलक्रिस्ट। तो ये 6 प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है, जिनमें से 4 या 5 आपको लेना है। आउट ऑफ नोवेयर किसी को अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो यूआई का ऑप्शन है, कोई भी इनको कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन रिस्क ही काफ़ी रहेंगे, ये कंसिडर करके रखना। लेकिन अगर आप बैटिंग हैवी टीम बनाना चाहते हैं और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट में, एक तो देखिए पोर्टर गए हैं, ठीक है, और उसके बाद आखिरी मैच में जो टीम बहुत ही बुरी तरीके से जिनकी बॉलिंग ध्वस्त होकर आई है, तो वहाँ पर आप कुछ हद तक सोच भी सकते हैं, ठीक है। इस का जो मेन स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रहा है ना बॉलिंग पे, अगर कहीं पे है तो वो हो रहा है वो मिड रेंज में, जहाँ पे वो आरोन निज्जार, साइमन हार्मर या कहीं कभार रॉन्टेन डुस्काटे वगैरह आ रहे हैं और रनों को रोक रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। ओपनिंग स्पेल में स्नेटर पहले एक आध मैच में अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में बिल्कुल नलीफाई कर दिया था इनको। तो अभी देखना पड़ेगा कि पिछले मैच के ट्रॉमा के बाद वो कैसा कमबैक करते हैं। तो ये हो गया केंट के बारे में। अगर बात करें एसएस की तरफ से, तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपकी टीम में बैठ चुके होंगे वो हैं एलिस्टर कुक, टॉम वेस्ली। वीटर को भी मैं प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत नीचे बैटिंग वो नहीं आ रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैटिंग सेकंड में भी मुझे लगता है आप इनको लेकर चल सकते हैं। अगर वो मिडिल सेक्स वाला मैच की तरह सीन नहीं बना, तो मतलब एक विकेट खोकर वो रन नहीं बनाते हैं, तो ही मुझे लगता है विटर को बैटिंग नहीं मिलेगा, नहीं तो विटर को बैटिंग मिलना चाहिए। बुटलमैन टैलेंट बहुत है, लेकिन जिस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि जब सीनियर प्लेयर्स सारे वापस आएंगे उसके बाद बुटलमैन को कभी कंसिडर भी किया जाएगा। सेम चीज़ अप्लाई होता है पेपर के लिए, इनके ऊपर प्रेशर काफ़ी होगा, ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक को बड़ी लीग में कंसिडर करके रखना। दोनों के पास टैलेंट की कमी है, ये तो कुछ हद तक उन्होंने दिखा के रखा हुआ है, लेकिन उसको परफॉर्मेंस में बदलना भी पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। नीचे विकेट हैं, राइटर उसका काफ़ी नीचे आ रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट में अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर देख रहे हो तो आप ले सकते हो, बाकी कोई रोल उनका बन नहीं रहा है। हार्मर परसेंटेज प्लेयर हैं और परसेंटेज कैप्टन भी हैं, और हर मैच में कुछ ना कुछ तरीके से वो विकेट ज़रूर निकालते हैं। और अगर आप फैंटेसी की तरफ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट वो देते जाते हैं। मैं कैप्टनसी मटेरियल कभी भी नहीं मानता हूँ हार्मर को इस लेवल में, लेकिन ऑफकोर्स टीम में आपके होने ही चाहिए। नीचे आएंगे तो स्नेटर, निज्जर, एलिसन है। इनमें से एलिसन के बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है, जो सीज़न के पहले मैच से ही खिलाया नहीं गया था, पिछले मैच में खेले थे, 2 विकेट निकाला हुआ था, मिल सकता था और भी, लेकिन चाहिए 2 विकेट उनको मिला है। अभी हो सकता है लोग इनको थोड़ा बहुत कंसिडर कर भी लें। स्नेटर बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा आपकी टीम में होना चाहिए। और आरोन निज्जर अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर देखना चाहते हो, मुझे लगता है, जो कि आप देख भी सकते हो कि केंट की बैटिंग में इश्यूज़ तो हैं और काफ़ी चांसेस हैं कि उनके ऑल विकेट डाउन भी हो जाएं, तो एक्स्ट्रा बॉलर अगर आप देखना चाहते हो तो आरोन निज्जर का ऑप्शन है। और जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का मैंने सीन बताया, ऑफकोर्स वो हैरी फिंच के लिए स्पेसिफिकली है, लेकिन चलिए 1 विकेट तो मिल सकता है आपको आरोन निज्जर अगर आप लेते हो तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, कुक होंगे, वेस्ली होंगे, वीटर को भी मैं कोशिश करूंगा लेके चलने का, अगर बहुत दिक्कत नहीं बन रहा है तो। हार्मर को भी लेना पड़ेगा, परसेंटेज कैप्टन है आफ्टर ऑल। बेन एलिसन होंगे। स्नेटर बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा मैं प्रायोरिटी रखूंगा, हालांकि बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं, तो रख सकते हैं हम। तो ये 6 प्लेयर्स हो गए। बाकी 7वां अगर आपको लेना है तो निज्जार है यहाँ पर ऑप्शन, और यहाँ पर बुटलमैन, पेपर जैसे ऑप्शन की तरफ भी आप देख सकते हो। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो केंट की तरफ से वैसे तो परसेंटेज वाइज मुंशी और फिंच को लोग कैप्टन हसन बना रहे हैं, लेकिन जब आप खेलेंगे ना इनके मैचेस, तब आपको दिखेगा कि इनमें से किसी को भी लोग कैप्टन हसन बना नहीं रहे हैं, किसी और को ही कोई बना रहा है, या तो कोई किसी को ले भी नहीं रहा है, लेकिन परसेंटेज इन दोनों का ही हाई है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो स्टीवंस के साथ अभी भी लोग जा रहे हैं, काफ़ी काउंटी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही है। बाकी बहुत खास कुछ उन्होंने ना ही T20 में करा था और ना ही अभी भी कुछ करा है, लेकिन मैं कहूँगा कि हैंडी प्लेयर हैं, ठीक है। बॉलिंग इनको पूरा मिल जाता है, ओपनिंग बॉलिंग भी आ जाते हैं, और बैटिंग हैंड भी बहुत बुरा नहीं है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता इनके पास है। ग्राहम स्टीवार्ट और स्टीवेंस जैसे जो प्लेयर्स हैं वो। उसके बाद कौन और रिस्क लेना है तो म्यूवाई का ऑप्शन है आपके पास। रॉबिन्सन फॉर्म में तो रहे हैं और टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ओपनिंग स्लॉट उनका यूज़र पोजीशन नहीं है। अगर वो नीचे कहीं पे आते तो हम कंसिडर कर लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मिलनेस बॉलिंग से इसी से बात करें तो हार्मर और वेस्ली परसेंटेज प्लेयर हैं। हार्मर को फिर भी लोग कैप्टन हसन बना रहे हैं। अगर मैं करंट मतलब एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मैंने नोटिस करा है स्मॉल लीग में, वेस्ली को बहुत ही कम लोग हो रहे हैं जो कैप्टन हसन की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है। अभी क्या है कि बॉलिंग करा रहे हैं तो हो सकता है अभी थोड़ा थोड़ा करके लोग थोड़ा भरोसा करें भी, लेकिन बैट्समैनों पे लोग कम ही भरोसा करते हैं, आपको पता ही होगा। और उसके बाद एलिस्टर को अगर पिछले मैच के बाद विकेट का अभी जो है भाव थोड़ा बढ़ेगा, या समझ सकते हैं। बॉलिंग पे एलिसन और निज्जर, एलिसन मेरे टीम में किसी भी इनिंग्स में हो जाएंगे। निज्जर को भी आप रख सकते हैं, ये बैटिंग हैंड काफ़ी अच्छा प्रोजेस करते हैं। रायन डुस्काटे या निज्जर में से कोई एक आपके टीम में होगा, जितना मैंने इनिशियली टीम बनाने के टाइम पे देखा है। और रायन डुस्काटे, इवन स्नेडर का भी ऑप्शन है, बैटिंग भी ये थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और बॉलिंग फर्स्ट में तो बॉलिंग ये अच्छा कर ही रहे हैं। ठीक है, एक मैच को छोड़ के बाकी दोनों ही मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करा के रखी हुई है। और केंट के बैटिंग को भी लेकर बहुत भरोसा होने लायक, भरोसेमंद कुछ देखा हमने नहीं है। तो क्या पता उनके पास भी ईजी पॉइंट स्कोर करने की अपॉर्चुनिटीज़ बन जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक टीम बनाया है। अगर एसेक्स पहले बैटिंग करती है तो ये टीम काफ़ी हद तक काम पे आ सकता है। अगर वो दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो क्या है कि वीटर को बैटिंग मिल जाएगी या नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छी कुछ बॉलिंग हमें नज़र नहीं आई है केंट की तरफ से। पिछले मैच पर भी जो ससेस की टीम थी, आपने नोटिस करा होगा कि एक जगह पे आके विकेट नहीं गिर रहे थे उनके भी। वो तो अच्छा हुआ कि लास्ट में जाके विकेट्स गिरना शुरू हुआ, नहीं तो बीच में कहीं पे जाके अटक रहा है उनकी बॉलिंग। तो और वो भी फिर भी वो थी ससेस की वो बैटिंग लाइनअप जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड और काफ़ी यंग प्लेयर्स अवेलेबल थे। ये तो फिर भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो देखना पड़ेगा। अगर वो बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बुटलमैन, पेपर जैसे ऑप्शंस को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विकेट की जगह पर ऑफकोर्स आप बुटलमैन को ही कंसीडर कर पाएंगे, और बैटिंग सेक्शन में आप पेपर को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में ही इनके ऊपर कुछ सेक्रीफाइस वाला बटन नहीं दबाया जाए, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस ये कर रहे हैं दिन बाय दिन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत देर होगा इनको टीम से बाहर करने में। ठीक है, जब सीनियर प्लेयर्स वगैरह वापस आ जाएंगे फाइट रेडी लास्ट में, आप समझ सकते हैं। अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूँ तो म्यू आई को मैंने रखा है फिंच के जगह पे। रीज़न आपको पता होगा, सेम है। आप अगर म्यू आई के जगह पे फिंच ले लोगे तो सेफ़ हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रांडर रुस्काटे को रखा है क्योंकि बैटिंग फर्स्ट का सीन था, और ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा देंगे। अब जहाँ तक बैटिंग इनको मिलती है, ये बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने रखा है। रांडर रुस्काटे या निज्जर में से आप किसी को रख सकते हो। निज्जर को थोड़ा बहुत बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह ही कंसिडर करना, ये बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, स्पेशली अगर टाइम उनको मिलता है तो ये काफ़ी लंबा भी खींच सकते हैं, और बॉलिंग तो प्रॉपरली करा ही रहे हैं। बाकी मैंने बेन एलिसन और स्नेडर को रख लिया है, जो दोनों मेरी टीम में रिगार्डलेस ऑफ टॉस होंगे। हार्मर को रखना पड़ा है, परसेंटेज प्लेयर है, कुछ ना कुछ पॉइंट देखे जाते हैं बड़ी लीग में, आप इनके ऊपर सोच सकते हो। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसीडर करा है कि एसेक्स पहले बैटिंग कर रही है, तो मैंने स्टीवंस को रखा है और मिलनेस को रखा है। इन दोनों में से किसी एक के जगह पर, स्पेशली स्टीवंस के जगह पर अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो गिलक्रिस्ट को। ठीक है, जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, अभी थोड़ा थोड़ा करके लोग ले भी सकते हैं। यहाँ पर एक और सेफ कॉम्बिनेशन ये बनाया जा सकता है कि आप अगर दोनों ही बैट्समैनों को समझ लो छोड़ना चाहते हो, मतलब स्पेशली अगर मैं आप कहो कि मुंशी को ही अगर मैं छोड़ रहा हूँ, और रांटे रुस्काटे अगर आप छोड़ना चाहते हो क्योंकि उनका रोल सही से नहीं आ रहा है, म्यू आई तो वैसे भी लोग नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ओडियर्दन को ले लो, स्टीवार्ट को ले लो। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, स्पेशली अगर एसेस पहले बैटिंग कर रही है तो देखिए पॉसिबल 4 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हैं, और ये जो 3 ऑलराउंडर्स मैंने दिए हैं, ये कुछ ना कुछ बैटिंग भी आपके लिए कर देंगे। ठीक है, बाकी एक स्पेशलिस्ट बॉलर तो हमारे पास है ही, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बुरा नहीं है। लेकिन क्योंकि थोड़ा हाई स्कोरिंग इनकाउंटर की तरफ हम देखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बैटिंग हैवी टीम बनाया था। बाकी ये कॉम्बिनेशन भी मुझे लगता है काफ़ी सही हो सकता है। ठीक है, बैटिंग अगर फर्स्ट कर रही है एसेक्स, तो यहाँ पर जो प्लेयर्स आपके ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, बुटलमैन अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लोग कहीं ना कहीं पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग करने आते हैं ये, और पेपर, इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर करके रखना। स्पेशली पेपर क्योंकि इन्होंने मैच्योरिटी और टेम्पर में ज़्यादा दिखाया हुआ है, रन अभी तक नहीं बनाया है वो अलग बात है, लेकिन इनके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा नज़र आई है। बुटलमैन काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, तो स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में अगर आपको कोई ऑप्शन देखना है तो आप पेपर के साथ जा सकते हो। बाकी रैंडम तो मैंने लिया ही था, वो आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। बस यही कुछ चीज़ें हैं। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो वेस्ली मुझे लगता है अभी भी आपके लिए बेस्ट कैप्टन ऑप्शन बनने चाहिए। फॉर्म में है, एक मैच में जो आउट हुए हैं आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा रहे हैं, ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, और हेड टू हेड में जिन दोनों प्लेयर्स के हमने नाम देखे हैं उनमें से वेस्ली एक है, और दूसरे हैं एलिस्टर कुक, जिनको आप वाइस कैप्टन की तरफ देख सकते हो। रिस्की ज़रूर होगा, बैट्समैन है क्योंकि, तो ये दोनों ऑप्शन मुझे लगता है आइडियल हो सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट में विकेट का भी ऑप्शन हो सकता है। लोग शायद इनको टीम में अभी लेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में कोई सोचेगा नहीं। बैटिंग फर्स्ट में अगर आप चाहते हो तो कुछ सोच भी सकते हो। हार्मर परसेंटेज प्लेयर होंगे, मुझे लगता है कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको ये देते जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसे कुछ प्लेयर्स जो हो सकता है हार्मर से भी ज़्यादा पॉइंट देके जाए, हो सकता है उनसे कम पॉइंट भी दें, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि उनसे ज़्यादा पॉइंट ही दें, क्योंकि ना ही केंट की बॉलिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, आपने देखा जैसे पिछले मैच में भी मैंने बताया हुआ था, तो उस हिसाब से, और इनके रिकॉर्ड्स भी डिसेंट ही हैं, और कुक का तो मैंने बताया ही है आपको कि इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ वो हमेशा ही करते रहते हैं।
ठीक है। ट्रम्प कार्ड्स आपके लिए हमेशा ही बुटलमैन और स्पेशली मैं कहूँगा पेपर ये रहेंगे। और बॉलर सेक्शन में गिलक्रिस्ट रहेंगे, अगर आप ऑलराउंडर सेक्शन से जो प्लेयर्स मैंने लिए हैं उनके जगह पर किसी को लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं और सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में जितने भी अपडेट्स वगैरह आएंगे वो आपको भी मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।